क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले बाजार में आज आखिरी सत्र है और हम देख रहे हैं कि आज तेज उतार चढ़ाव हो रहा है। दिन के ऊपरी स्तर से निफ्टी करीब 125 नीचे आकर अब हल्की बढ़त के साथ बिल्कुल अब सपाट ट्रेड कर रहा है। 22,500 के भी नीचे आ गया। 22,650 के अपने आंकड़े देखे लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। सुबह के सत्र में आपको बताया भी था कि आज उतार चढ़ाव दिखेगा और वो साफ साफ दिख रहा है। इलेक्शन से पहले की इलेक्शन रिजल्ट से पहले की थोड़ी सी अनिश्चितता है जो बाजार को परेशान कर रही है। इंडिया विक्स में भी हम उठापटक देख रहे हैं, हालांकि 24 के स्तर के आसपास है। आज जो कुछ शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से अडानी ग्रुप के आप शेयर देखिए, क्या गजब का जोश है। अडानी एंटरप्राइजेज में, अडानी पोर्ट्स में 4 से लेकर 6% के आसपास तक की तेजी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में भी तेजी है। निफ्टी बैंक जो हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक में तकरीबन 0.25% के आसपास की तेजी पर आज कारोबार हो रहा है। 1% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन ये साफ है कि एग्जिट पोल के जो भी नतीजे आएंगे बाजार उन पर बहुत ही शार्प रिएक्शन देगा। सोमवार के ट्रेड में यानी कि 3 तारीख को उसकी तैयारी भी आपको हम करवा रहे हैं और अपने एक्सपर्ट्स जो भी हमारे जुड़ेंगे अभी उनसे ये भी जानेंगे कि आपको बाजार में अभी करना क्या है। लेकिन इस वक्त दिन के निचले स्तर पर बाजार फिसल गया है। एक बार आंकड़ों को समझ लेते हैं। डिब्बे आपके पास आएंगे, बताइए। लाल निशान में निफ्टी सेंसेक्स सिर्फ 50 अंक ऊपर दिन के निचले स्तर पर कारोबार करते हुए जो भी गेंस थे, हेल्दी गेंस थे, बाजार ने उसको गंवाई है। आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं डिम्पी? देखिए, ये तो अभी झांकी है। मैं कहूँगा पूरी कहानी अभी बाकी है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं हो रहा। ये 300-400 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या है आज? 300 पॉइंट क्या है निफ्टी के लिए? 100 पॉइंट देखेगा भी नहीं निफ्टी इधर से उधर करने में, और बैंक निफ्टी देखेगा भी नहीं। पहली बात तो आप जब मंडे को खोलेंगे गैप अप या गैप डाउन के साथ खोलेंगे। ये ज़्यादातर लोगों का एनालिसिस है। मेरा ऐसा मानना है कि गैप अप और गैप डाउन के होने की स्थिति में भी बाजार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। एक्चुअली में मार्केट को धीरे धीरे करके वो एग्जिट पोल्स को मैं बोलूँगा डिस्काउंट कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन 4 तारीख को देखना चाहता है। वो एग्जिट पोल से ही पहला रिएक्शन नहीं देना चाहेगा। मैं उसकी वजह बता सकता हूँ। अगर एग्जिट पोल में ऐसा अगर बहुत क्लियरेंस या उसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी होती ना, तो एफआईएस का नंबर एक दिन पहले या 2 दिन पहले सेल का नहीं होता, या मंडे को नंबर देखते। दूसरा पॉइंट, जब 4 तारीख को जब एग्जैक्टली नंबर आने ही है तो उससे पहले का एक दिन का ट्रेडिंग सेशन है, तो कोई भी चीज़ गैप अप या गैप डाउन देने में थोड़े चांसेस कम रहेंगे। तीसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो कॉल और पुट को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर रखा है। ये जब 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी होता है ना, तब भी कॉल्स ऊपर नहीं होती है, और जब ऊपर से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है ना, तब भी पुट्स ऊपर नहीं होती है। तो हो क्या रहा है कि एक टाइट रेंज बांध दी है, और ये बात सब लोग जानते हैं कि 200 से 300 पॉइंट होगा, इसलिए ना ही कॉलर सरेंडर कर रहा है ना ही पुट सरेंडर कर रहा है। एक चीज़ मार्केट में डिस्टर्बिंग फैक्टर के तौर पर निकल के आई, वो था एफआईएस का नंबर। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग सिर्फ 13% रह गई इंडिया में। अब इसको खतरे की घंटी माने या अपॉर्चुनिटी माने, बहुत डिबेट चल रहा है, बहुत अलग अलग तरह के सुझाव हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। हिस्टोरिकली ये एक तरह का जैकपॉट है। अगर हिस्टोरिकली एक जैकपॉट है, अगर इस बार रिपीट नहीं हुआ तो का जवाब ये हो सकता है कि आप 2000 पॉइंट निफ्टी के अंदर भी खो सकते हैं। तो इसलिए बहुत संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, आपके हाथ में वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम थोड़ा कम रखूंगा। आपके हाथ में स्टॉप लॉसेज हैं, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले सर जब गैप होगा, गैप डाउन होगा, तब तो स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा। यस, नहीं करेगा। तो फिर आप कैलकुलेटेड ऑप्शंस पकड़ लो। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। आप देखोगे 48,500 की जो कॉल और पुट है, जहां पर एग्जैक्टली हम ट्रेड कर रहे हैं, कॉल की कीमत 1000 रुपये से ऊपर है। अगर ये साफ होने आई तो 0 हो जाएगी, और बढ़ने में आई तो 2000 हो जाएगी। बहुत महंगा प्रीमियम्स हैं, तो इसलिए आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। अगर आपके पास पुरानी पोजीशंस पड़ी हुई हैं तो आप उसी हिसाब से चेक कीजिए। नई पोजीशंस लेते समय थोड़ा सतर्कता बरतिए, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है इस समय। दूसरा पॉइंट, बड़े शेयरों की लीडरशिप आज मेरे को कहीं भी एब्सेंट नहीं दिखी है। आज रिलायंस, एचडीएफसी, एलएनटी, इस तरह के शेयर्स आपकी हेल्प करते हुए दिखे हैं। तो लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट को गिराने के लिए लीडर्स को भी तोड़ना पड़ता है, लीडर्स को नहीं तोड़ा जा रहा है। एफआईएस घट गए, नहीं तो कोहराम हो जाना चाहिए था बाजार के अंदर, लेकिन कोई कोहराम नहीं है। जैसे तैसे करके आप हरे निशान में अपने आप को बना रखा है।
अंडरटोन कुछ और कह रही है, नंबर्स कुछ और कह रहा है, एफआईएस कुछ और कह रहा है। एक और चीज, इंडिया विक्स भी आज टूटा। एक समय ऐसा था जब इंडिया विक्स 6% तक टूट गया था, लेकिन वापस से उसने भी रिकवर किया है। तो 24-25 का विक्स है। तो कहने का मेरे मतलब है कि इवेंट से पहले विक्स को क्यों टूटना पड़ा, चलो टूट भी गया तो वापस फिर क्यों बढ़ना पड़ा। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये अपने आप में बहुत एडजस्टेबल है। और मैं बताऊं एक और चीज़ भी, आप ना हर चीज़ों का मतलब मत निकालिए। कई बार ऐसा समय होता है कि इस चीज़, अच्छा ये तो ऐसा था, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए था। अरे भाई, वो समय और नज़ाकत अलग होता है। आजकल का समय और नज़ाकत अलग है। अभी तो क्या है ना, यूफोरिया चलेगा मार्केट के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड। आप तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा पता लगे सरकार बनने वाले नंबर्स आ गए फिर भी बाजार टूट रहा है, फिर आपके पास क्या तर्क होगा? फिर आपके पास ये तर्क होगा जी वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। फिर आपके पास ये तर्क हो सकता है कि XYZ उन स्टेट्स में अच्छे नंबर नहीं आए। फिर आप ये बोल सकते हैं नहीं, इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जब तक नीट एंड क्लीन बाजार ना हो, इस यूफोरिया से बाहर एक बार ना निकले, बड़ी पोजीशंस लेने से बचना चाहिए। ले रखी है कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजार के अंदर कोई क्रैक व्रैक ऐसा सच नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अब गैप के साथ हो जाए वो एक अलग बात है। और मेरा अपना निजी पर्सनल, मैं डाटा को जितना स्टडी कर पाता हूँ, मैं अपना निजी व्यू भी एक रख देता हूँ। मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, ये मेरा निजी व्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार मंडे का कुछ भी नहीं करेगा, ना तो बड़ा गैप अप होगा ना बड़ा गैप होगा। जैसे आज फ्राइडे के दिन भी कुछ नहीं कर रहा ना मार्केट, मंडे को भी कुछ नहीं करेगा। एग्जिट पोल को उसने खत्म कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। अब वो सीधा सीधा रिएक्शन आपको मंगलवार को देगा। चाहें तो अपना एक दिन का समय आपके पास और भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। वॉल्यूम कम रखेंगे, ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कोशिश करना अपने आप को, अगर प्लेस करना है तो बड़े शेयरों के पीछे खड़े हो जाओ। एक और चीज़ आज जो मेरे को नोटिस हो रही है, जो मेरे लिए थोड़ा इंडिकेटर वाला काम कर रही है, वो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं। आप किसी भी शेयर को चेक करके देख लो, आपको कोई भी शेयर लाल निशान में नहीं दिखेगा। सबसे जो तेज चलने वाला शेयर है वो अडानी टोटल गैस है, 9% शेयर ऊपर है। अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, वो 6% ऊपर है। आप कोई भी शेयर चेक करके देख लो आप, ठीक। तो ये एक और इंडिकेटर है जो मार्केट के अंदर थोड़ा टिल्ट होके बता रहा है। बट मैं फिर भी पोजीशनिंग आप थोड़ा देख के लीजिए। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही चीज़ से कोई बात करनी है, एक ही चीज़ से आपको कोई ट्रेड लेना है। बी अवेयर, सावधान, आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो बस मेरे को इतना ही कहना, ज़्यादा नंबर्स को ज़्यादा रीड मत करो, क्योंकि यूफोरिया है, नंबर्स सबको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। राहुल घोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। थोड़ी देर में राजेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अठावले जी भी मेरे को दिख रहे हैं, अमोल अठावले जी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक काम करते हैं अंशुल जैन, आपसे हम शुरुआत करते हैं। और आप FIs के नंबर देखना शुरू कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे नंबर से आपने हमको गाइड भी किया है। सर कल जो हुआ, मैं आपको ट्रस्ट मी, मैं से मजाक नहीं करता हूँ, मैं आपको ट्रस्ट मी, कल मेरे को 3 बार वो नंबर चेक करना पड़ा FIs का कि कहीं मैं गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा। फिर मैंने एक आदमी को फ़ोन और मारा, मैंने कहा भाई साहब हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 13% है, ये 50 से 13 होंगे, एक ही दिन में कोई गलत तो नहीं मेरे पास डाटा आया? उन्होंने बोला नहीं सर, डाटा बिल्कुल ठीक है। तो ये यूफोरिया जो बन रहा था, एक प्रेशर बन रहा था ना, उसमें एक तरह का पिन वाला काम किया है FIs ने, होल्डिंग कम करके। जरा बताइए अपने क्लाइंट्स को क्या आप सलाह दे रहे हैं, कैसे करें? पोजीशंस को होल्ड रख रहे हैं, आप छुड़वा रहे हो, माल कम करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो काम? नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार अभिषेक जी। देखिए सर, जिस हिसाब से FII का डेटा है, अगर आप हिस्टोरिकली रीड करें तो नेट बेसिस पे अगर फ्यूचर प्लस ऑप्शन की अगर डेटा देखते हैं तो लास्ट टाइम नवंबर के आसपास जब ये डेटा था, जो मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, नवंबर के आसपास लगभग 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट FII शॉर्ट थी। 15-20 दिन वहां पे शॉर्ट होल्ड भी हुआ, लेकिन जब मार्केट वहां से नीचे जाने तैयार नहीं हुआ, 18,800 19,000 की जोन में था, वहां से सीधा 22,000 तक की रैली आई थी। तो जब भी FII एक्सेसिवली शॉर्ट होती है मार्केट में, वहीं पे बॉटम बनता है। और कल 3 बार मैंने भी ये चेक किया था, एक बार और डाउट था तो एक दूसरे सॉफ्टवेयर में भी चेक किया कि एक दिन में इतना कैसे डिफरेंस आ गया। तो ये क्लियरली पैनिक शो कर रहा है FII के अंदर। तो अब क्या निकलेगा ये तो मंडे ट्यूसडे पता चलेगा, बट हिस्टोरिकली जब जब ये चीज इवेंट आया है, मार्केट यहाँ से 10 से 12% रैली देता है इस FII की पोजीशन पे क्लाइंट
की पोजीशन पे, तो अभी भी 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब फ्यूचर प्लस ऑप्शन शॉर्ट हैं। यहाँ से नीचे जाने की जगह नहीं है। आप देखिए रिलायंस दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, बाकी हैवी वेट में भी दबाव आ रहा है, लेकिन निफ्टी नीचे जाने तैयार नहीं हो रही है। ये वही है जो 15 दिन पहले 21,850 पे हो रहा था, तब भी हम लोग क्लियर थे कि यहाँ से अब नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है, अपसाइड काफी अच्छी मिलेगी और वहां से ऑल टाइम हाई बना। तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा टारगेट दूंगा 23,500 इमीडिएट बेसिस पे, बल्कि हम 24,000 तक भी एक स्ट्रेच ले सकते हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को बाइंग ही करवा रहे हैं। थोड़ा सा पीएसयू काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग करने बोला है, आगे चल के टेक्सटाइल में थोड़ी सी तेजी रह सकती है, तो टेक्सटाइल में बाइंग करा रहे हैं। थोड़ा सा रियल एस्टेट में बाइंग करा रहे हैं, बट पीएसयूज में प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं, क्योंकि इंटरिम बजट के बाद जिस टाइप की प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसी टाइप की प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट ये रिजल्ट के बाद आएगी। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। रियल एस्टेट और टेक्सटाइल्स में हम बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अंशुल जी की राय आपके लिए। बाजार पर विस्तृत तरीके से पूरा का पूरा समझाया कि कहां पर कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, कौन से लेवल्स पर आपको खरीदना है तो खरीदना है, और क्या चाल होगी। लेकिन चलिए, इंडेक्स के बाद अब फटाफट बढ़ेंगे आगे और स्टॉक्स की बातचीत करेंगे, और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। क्लोजिंग ट्रेड आपसे सबसे पहले लेंगे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं। आज बड़ा ही क्रूशियल ये घंटा है, एग्जिट पोल के नतीजों से पहले आखिरी घंटे का ट्रेड चल रहा है बाजार में। आप बताइए शेयर कौन से चुनने हैं सर। मेरे लिए था वो सवाल। जी 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 राहुल जी। तो दो दो स्टॉक्स लॉन्ग साइड पे। पहला तो HDFC AMC आज टॉप गेनर्स पे लिस्ट में आएगा। स्टॉक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, डिमांड जोन से बाय है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3750 का और टारगेट होगा 3985 का। इंट्राडे भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है स्टॉक, तो इंट्राडे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अभी शायद प्राइस थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट 3750 स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट 3985 के लिए होल्ड कर सकते हैं। दूसरा है PFC, 498 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 490 पे रखेगा। आई रिपीट, 498 के ही ऊपर बाय है। अभी 492 चल रहा है प्राइस। स्टॉप लॉस 490 होगा और टारगेट होगा 515। ये दो शेयर राहुल जी की तरफ से। PFC कमजोर जरूर है, लेकिन 515 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए 490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अमोल जी आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आपका भरोसा कहां है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप। जी नमस्ते। आई थिंक इंडेक्स स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा, सेफ बेट रहेंगे। अगर मार्केट बढ़ता है तो डेफिनेटली इंडेक्स के जो लीडर है वो कंट्रीब्यूट करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो एक इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, 1430 के आसपास है, काफी ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक आ सकता है। 1500 और 1515 ये पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1400 रुपए का। दूसरा मैं SBI के साथ जाना चाहूंगा, 825 के आसपास चल रहा है, 865 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 808। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो आई थिंक PSU सेक्टर भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, 865 रुपए का टारगेट SBI के लिए। इन्फोसिस के लिए टारगेट है 1500 और 1515 रुपए का। ये दो टारगेट हैं, और दोनों के दोनों इंडेक्स वाले शेयर चुने हैं अमोल जी ने। सेफ्टी भी होती है और बढ़िया स्टॉक्स भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंशुल जी आपके शेयर कौन से हैं, क्या इंडेक्स वाला भी कोई शेयर है, या फिर आप मिड कैप की तरफ जाएंगे। देखिए अभिषेक जी, तेजी लग रही है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफी तेजी है, तो वहां से ACC में काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। 2 महीने के लोज के अगेंस्ट फेल्ड लो की फॉर्मेशन बना के लास्ट वीक में चला है, तो यहाँ से फ्रेश कंटिन्यूड अपमूव मिलनी चाहिए। 2555 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा तो 2555 के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। 2525 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2595 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ये लेवल निकलता है तो फिर 2744 जो स्विंग हाई है वो टारगेट बनेगा। दूसरा बाई कॉल PSU से रहेगा कोल इंडिया। लास्ट टाइम भी बाई दिया था 472 पे, 487 का टारगेट था, वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन स्टॉक ने रिट्रेसमेंट देने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 490 के ऊपर।
वो इसको बाय करके चलना चाहिए एट 490। 485 का स्टॉप लॉस रहेगा और 499 का टारगेट रहेगा। तो ये दो बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, दो बाय कॉल आपकी तरफ से भी हो गए। अंशुल जैन कह रहे हैं कोल इंडिया पर भी आप ध्यान रखिएगा, और इन्होंने एक बात और भी आपको बताई है कि आपको कैसे ट्रेड दिखना है। अमोल अठावले भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रजत शर्मा भी हमारे साथ अब आ चुके हैं। एक बार ज़रा स्क्रीन पे उनको भी दिखा दीजिएगा। अमोल सर, आपकी रीडिंग क्या है मार्केट में? एक बड़े करेक्शन के बाद अगर मैं निफ्टी का बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बॉटम का प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है। मार्केट दोनों साइड के मूवमेंट्स दे रहा है। मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आना चाहिए, और अगर एक रेंज बाउंड में रहता है इंडेक्स तो मेरे लिए आई थिंक 22,350 ये नीचे में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वेर एज 22,700 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये जोन में रहेगा आई थिंक जो एक नैरो रेंज है या कंसोलिडेशन जोन है वो कंटिन्यू रहेगा, और थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप में और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकता है अगर इंडेक्स थोड़ा सेलिंग प्रेशर और बढ़ाता है तो लार्जली फोकस यही है कि फ्रंटलाइन स्टॉक और गुड क्वालिटी स्टॉक्स पे ही फोकस किया जाए। ओके, ठीक है। रजत शर्मा भी इस बीच हमारे साथ हैं। शर्मा जी, एक बार आपकी रीडिंग। मार्केट में मेरा मानना है कि इस हफ्ते को अगर हटा दें तो इससे पहले मार्केट काफी तेज ऊपर गया था, और ये जो अभी इस हफ्ता पिछले 4 दिन आज को अगर छोड़ दें तो जो मार्केट गिर रही थी तो थोड़ा इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले होने वाली नर्वसनेस है। काफी लोग थोड़ा पैसा साइडलाइंस पे शायद रखना चाहेंगे, बट अगर आप देखें अगले 1 साल 2 साल के लिए या उससे लंबे टाइम होराइजन के लिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानी बाजार बहुत ज्यादा गिरेंगे, और अगर गिरे भी तो मुझे लगता है बहुत तेज रिकवर करेंगे। तो चाहे वो 10% की करेक्शन हो या 20% का क्रैश हो, हिंदुस्तानी बाजार इस टाइम ऐसी जगह पे है जहां पे या तो वो गिरेंगे नहीं, और अगर गिरे तो इतनी जल्दी रिकवर करेंगे कि आपको पैसा लेके बैठ के इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब गिरे तब हम वापस करें। इसकी 3 वजह है जो मेरे हिसाब से। एक तो हमारा अभी वैल्यूएशन, प्राइस अर्निंग मल्टीपल कोई बहुत महंगा नहीं है, 21.5 के आसपास है, विच इज फेयर, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस क्वार्टर की और पूरे साल की पिछले बहुत अच्छी आई है। करीब 11% के करीब निफ्टी की कंपनियों का टोटल आय बढ़ा है, और 26% के करीब मुनाफा बढ़ा है। और सिमिलर स्टैट है 3,500 कंपनियां जिन्होंने अपनी नतीजे डिक्लेयर किए हैं अभी तक, उन सबका अराउंड 11% के करीब टोटल आय बढ़ी है, और 26% के करीब मुनाफा बढ़ा है। इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, जीडीपी 7% के हिसाब से अगले 2-3 साल बढ़ने का अनुमान है। तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी बाजार बाकी दुनिया के सारे बाजारों से फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है कि अगर किसी वजह से कोई ग्लोबल करेक्शन या गिरावट आती भी है तो वो ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी, बहुत तेज बाजार रिकवर करेगा। तो पैसा लेके बैठ के ये इंतजार करना कि मार्केट गिरे तो इन्वेस्ट करें, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। कई स्टॉक्स हमने ऐड किए हैं, टू द एक्सटेंड हमको इंक्रीमेंटल पैसा आता है हर महीने, उसके लिए हमने 3-4 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किए हैं। उनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। सर बता दीजिए फिर जो नए शेयर आपने ऐड किए हैं या फिर कुछ जो हटाए हैं वो। हाँ, 2-3 शेयर जो हमने बेचे हैं, मैंने आप ही के चैनल पे पहले उन शेयर्स की बात की थी। हीरो मोटोकॉर्प हमने थोड़ा रिड्यूस किया है अपनी एलोकेशन। गल्फ ऑयल हमने थोड़ा सा बेचा है। और जो नए शेयर हमने ऐड किए हैं, एक हमने ऐड किया है लॉरस लैब। इस कंपनी का अगर आप अभी वैल्यूएशन या प्राइस अर्निंग देखें तो आपको काफी महंगा लगेगा। उसका वजह ये है कि पिछले 2 साल में इस कंपनी ने करीब 2600 करोड़ का कैपेक्स किया है, और अभी इनका कैश फ्लो, नकदी जो पैसा आता है, करीब 356 करोड़ के करीब है। मेरा मानना है अगले 3 साल में ये बढ़ के 1,075 करोड़ के करीब होगा, जो हमारा अपना एनालिसिस है उसके हिसाब से। और अभी इनका रेवेन्यू, मतलब जो आय है, कारोबारी मुनाफा है, करीब 5,040 करोड़ के करीब है। मेरे हिसाब से अगले 2 साल में ये 3,300 करोड़, 1,500 करोड़ हर साल बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए है जो उन्होंने कैपेक्स किया है, उन्होंने 2 सेगमेंट में किया है। एक तो सीडीएमओ जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट होता है दवाइयों का, और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी। जो अभी इनका रेवेन्यू उससे आता है वो करीब 2% है बायोटेक्नोलॉजी से। मेरे हिसाब से अगले 3 साल में बढ़ के 6% के करीब हो जाएगा। और
एंटी रेट्रोवायरल जो इनका ब्रेड एंड बटर मेन बिजनेस है, वो करीब 65% से घट के 37% हुआ है। बट देखने वाली बात यह है कि ओवरऑल पाई एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कारोबार कम हो रहा है तो उससे आय कम हो रही है, उल्टा 65% से गिर के वो 37% हुआ है। लेकिन उसका टोटल जो आय है वो 1336 करोड़ से बढ़ के 2235 करोड़ हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ओवरऑल जो पाए है रेवेन्यू का वो बढ़ रहा है। एज परसेंटेज बायोटेक्नोलॉजी और सीडीएमओ जो पाए का पार्ट है वो बढ़ेगा। तो अभी ये स्टॉक आपको शायद 419 420 पे थोड़ा महंगा लग सकता है। इसका प्राइस काफी ज्यादा है बिकॉज इनकम अभी जो आय थी वो कम है। बट अगले 2 से 3 साल में मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा चलेगा। मेरे हिसाब से 2 से 3 साल में ये 800 से 1000 रुपए के बीच में अगर हो तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो ये एक स्टॉक है जो हमने ऐड किया है। बाकी 2 स्टॉक जो है वो लार्ज कैप्स हैं जो हमने ऐड किए हैं। एक टाटा मोटर्स, बिकॉज काफी काफी अच्छे रिजल्ट आए हमने देखे। 10.5 के 10.25 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है। तीनों ही के सेगमेंट जैगवार लैंड रोवर जो 62% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें इन्होंने जैगवार और रेंज रोवर नई गाड़ियां निकाली हैं और हर ज्योग्राफी में उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। 33,000 के करीब इंटरेस्ट आया है, बुकिंग नहीं है पर इंटरेस्ट आया है उन गाड़ियों को खरीदने के लिए। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो 14% रेवेन्यू है हिंदुस्तान का, उसमें इनको फ्रंट मूवर एडवांटेज है। करीब 4 इलेक्ट्रिक कार इनकी ऑलरेडी मार्केट में है, अगले 3 साल में बढ़ के 9 हो जाएंगी। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का सबसे अच्छा है। और कमर्शियल व्हीकल्स में भी 20% के करीब इनका मार्केट शेयर है कि अगले 2 से 3 साल में रिप्लेसमेंट काफी बढ़ने वाला है उसका। तो आई थिंक टाटा मोटर्स फाइनली ऐसा लग रहा है कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल सिलेंडर्स फायरिंग। सारे ही सेगमेंट्स में उनका काफी अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एक वो हमने ऐड किया है। और तीसरा स्टॉक जो हमने ऐड किया है अभी रिसेंटली वो है आईटीसी। 3 तारीख को ऑफकोर्स एक्स डिविडेंड हो जाएगा, तो अगर आप आज खरीदें तो आपको डिविडेंड 7.5 रुपए पूरा मिलेगा। और 6 तारीख को उसका शेयर होल्डर्स वोट करेंगे होटल्स के डीमर्जर के लिए। और ऐसे एनवायरमेंट में अगर होटल डीमर्ज होते हैं तो होटल्स का एवरेज रूम रेट सबसे ऊंचे स्तर पे है, तो उससे काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस शेयर में, मेरा मानना है। तो इस साल के एंड तक मेरा आईटीसी का टारगेट करीब 500 से 525 के बीच में है। रजत जी की तरफ से 3 शेयर, लॉरस लैब, टाटा मोटर, आईटीसी, ये तमाम शेयर ये दिग्गज कंपनियां हैं। इस पर आप फोकस करके चलिए, नजर रखिए। लेकिन ऑटो कंपनियों की मई के बिक्री के आंकड़े आएंगे कल एग्जिट पोल के नतीजों से पहले। क्या अनुमान है, किस सेगमेंट में बिक्री अच्छी रह सकती है, कहां पर प्रेशर रहने के आसार हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गए हैं जो कि ऑटोज को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, बताइए किस तरह के आंकड़े आएंगे, कैसी रहेगी बिक्री? तो इस बार ऑटो बिक्री से देखिए बहुत बड़ी उम्मीदें ना लगा के चले। इसकी कुछ वजह ज़रूर है, जिसमें कि मैरिज सीज़न का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, कोई शादी ब्याह इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला बीते महीने में। साथ ही साथ हीट वेव के चलते जितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, थोड़ा लोगों का उत्साह कम रहता है कि वो डीलरशिप में जाए, उसके बाद गाड़ियाँ बुक करें और ये सारी चीज़ें देखें। इसके अलावा एग्री सेंटिमेंट की बात करें तो हमें पता है कि महाराष्ट्र ऐसे कुछ जगहों पर पहले ही बारिश आ गई थी, हालांकि वो एक ही दिन के लिए थी, पर उससे जो है थोड़ा सा एग्री सेंटिमेंट जो है हिलता हुआ नज़र आता है, जिसके चलते ट्रैक्टर बिक्री पे एक बार फिर से असर आते हुए दिख सकता है। इन सभी फैक्टर्स को देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, पर जी हाँ अच्छी बात यह है कि पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट जो कि काफ़ी अच्छे समय से एक अप ट्रेंड में है, उनमें फिर से एक बार अच्छे आंकड़ों की ही उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक आंकड़ों की, तो M&M से खास तौर से हमारी उम्मीद है 72,633 यूनिट्स की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जो इनकी सबसे लेटेस्ट गाड़ी है उसको लेकर काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तो कई सारे डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हैं, इनके टॉप 2 मॉडल्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, तो M&M से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के आंकड़ों की बात करें तो महीने दर महीने कहीं ना कहीं वो सपाट रह सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक छोटे बेस के चलते एक अच्छा जंप ज़रूर देखने को मिल सकता है, पर इन तीनों कंपनीज में से देखें तो अशोक
अशोक लेलैंड पे खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मई के महीने में कंपनी का ये अप्रैल के महीने में कंपनी का ये कहना था कि आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं, इंडस्ट्री डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी नतीजों के बाद भी उनकी कॉमेंट्री कुछ इसी फ्रंट पे थी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से अशोक लेलैंड के खास तौर से नंबर्स आते हैं। 14,633 यूनिट्स हमारी उम्मीद है। टू व्हीलर सेगमेंट में नजर रखें आयशा मोटर्स पे खास तौर से, क्योंकि 82,233 यूनिट्स आने की उम्मीद है। महीने दर महीने देखें तो यहीं पे हम लगभग सपाट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी सी मामूली सी गिरावट महीने दर महीने आंकड़ों में जरूर दिखा सकते हैं। और आखिरी में एग्री सेगमेंट, जैसा कि बताया कि जो बारिश आ गई थी एकाएक बीते महीने में मार्च के कुछ महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में, उसके चलते थोड़ा एग्री सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया है। M&M ट्रैक्टर्स की बात करें तो महीने दर महीने गिरावट की उम्मीद है, पर स्कॉट्स के छोटे बेस के चलते आप एक ग्रोथ का नंबर जरूर देख सकते हैं अगर महीने दर महीने यहाँ पे कंपेयर करेंगे नंबर्स। तो ऑल इन ऑल कुछ बड़ी उम्मीदें इस बार नहीं लगाई जा रही हैं, पर जी हाँ, टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल एक बार फिर से अच्छा करने की उम्मीद है। ठीक है, टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। इलेक्शन चल रहे हैं, 7वां दौर कल है। इस बीच में गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उम्मीद करके चलते हैं गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, लेकिन आंकड़े बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। देखते हैं कि एक्चुअल जब फिगर्स आते हैं वो कंपनियाँ कैसा रिपोर्ट करती हैं। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका बेहतरीन ये जानकारी सामने रखने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए कुछ और बेहतरीन ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। आपका फिर से स्वागत है। बाजार अपनी बढ़त गंवाकर अब हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 22,529 आपको निफ्टी का स्तर दिखेगा और लोअर लेवल से फिर से थोड़ी सी बाइंग आ रही है। निफ्टी बैंक हो गया है करीब 225 अंक ऊपर, और निश्चित तौर पर HDFC बैंक से आज बढ़िया सपोर्ट मिला है। HDFC बैंक का शेयर अब करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन इलेक्शन पर नजर है, तो इलेक्शन का एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए सामने रखेंगे। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं इलेक्शन का ऑप्शन लेकर। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, कहां पर मौके बन रहे हैं चुनाव के नतीजों से पहले? जी अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। सो मेरा चुनाव के लिए जो इलेक्शन का ऑप्शन है वो है कोल इंडिया, सरकारी कंपनी। यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश है, एक पुल बैक के बाद वापस तेजी के लिए तैयार है। यहाँ पर 500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 18 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपका 28 रुपए का टारगेट रहेगा और 14 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कोल इंडिया को लेकर बुलिश हैं संतोष जी एक बार फिर से बताएंगे कौन सी स्ट्राइक की कॉल लेनी है? 500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 500 वाली। जी ठीक है, 500 वाली 18 पर लेना है। टारगेट 28 और स्टॉप लॉस 14। ठीक है, परफेक्ट से समझ में आ गया। 500 वाली कॉल लेनी है 18 पर, लक्ष्य 28 का, स्टॉप लॉस 14 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 21,000 का और अधिकतम नुकसान होगा 8,400 रुपए का आपके लिए इस स्ट्रेटजी में। चलिए ठीक है संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स को जरा चेक करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कूलिंग सेगमेंट वाले जो शेयर है ना वो चल रहे हैं। हेवेल्स में भी आप तेजी देखेंगे, वोल्टास का शेयर भी थोड़ा चल रहा है, लेकिन ब्लू स्टार में तो गजब की रफ्तार है। ब्लू स्टार जरा अंशुल जी आप चेक कीजिए, आज की तेजी क्या संकेत दे रही है और कितनी बढ़ सकती है ये? देखिए अभिषेक जी, इसमें तेजी काफी अच्छी बनी है, लेकिन ऊपरी स्तर से सेलिंग भी आई है और प्रोबेबली ये प्रेशर हो सकता है क्योंकि इवेंट सामने खड़ा है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाह रहे हैं ऑल टाइम हाई के आसपास। बट स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये स्टॉक 1475 नहीं तोड़ता है, इसमें किसी तरह का करेक्शन या डाउन मूव स्टार्ट नहीं होगा। फ्रेश तेजी के लिए जो आज का हाई है वही प्रीवियस स्विंग हाई भी है 1627, ये निकलता है तो फिर स्टॉक में 1750 तक की तेजी बनेगी। तो करंट मार्केट प्राइस पे अब फ्रेश बाइंग सजेस्टेड नहीं रहेगी, फ्रेश बाइंग 1628 के ऊपर सजेस्टेड रहेगी।
फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस 1470 1475। ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू। रजत जी आपके पास आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि देखिए अडानी ग्रुप के शेयर ये चल रहे हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिव माना जाता है, कहीं ना कहीं संबंध जोड़ने की कोशिश की जाती है कि मौजूदा जो सरकार है उससे ठीक ठाक बनती है, ऐसा माना जाता है, ऐसी चर्चा भी होती है, आरोप भी लगते हैं कई बार। आप जरा ये बताएंगे कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं इलेक्शन के रिजल्ट से पहले कहीं कोई बाइंग करनी चाहिए? कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर वैल्यूएशंस आकर्षक हैं, बिजनेस को लेकर विजिबिलिटी है? नहीं, मुझे अदानी का कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं लगता, एसीसी को अगर छोड़ दे तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं लगता जिसने फंडामेंटली अपना मुनाफा प्रूव किया है। और जहां तक ये इलेक्शन की बात है, आई थिंक मेरा ये मानना है कि कभी भी इलेक्शन को नजर में रख के स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले कितने ही साल देख लें, 2004 का इलेक्शन देख लें, 2019 का, 2014, 2008, किसी भी 2009 किसी भी साल का इलेक्शन देख लें, आप शायद ही कोई एक आधी ऐसी कंपनी गिन पाएंगे जो सस्टेनेबल बेसिस पे अगले 10, 20, 30 साल प्रॉफिटेबल रही, और उसका श्रेय आप इस चीज को देंगे कि उस साल में इनकी सरकार जीत गई थी, इस कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा किया। आई थिंक लॉन्गर टर्म में कंपनियां चलती हैं क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है। नो डाउट अगर आप अदानी की जितनी भी कंपनियां हैं सब देखें, मैंने ये कई बार पहले भी बोला है, फॉर गुड और बैड जिस भी तरीके से जहां पे आई, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है, खासकर अदानी पोर्ट्स, इनका बिजनेस को अब रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो दीज कंपनीज आर हियर टू स्टे, ये रहने वाली है। बट मेरा मानना है अगर रिजल्ट फेवरेबल हुए, जैसा आपने कहा, कहीं ना कहीं ये मान्यता बन गई है कि अदानी ग्रुप इज वेरी क्लोज टू द करंट डिस्पेंसेशन। आज अभी जो सरकार है उससे काफी अच्छे इनके रिलेशन है, चाहे वो वजह हो और इनकी सरकार आए जो इनके लिए फेवरेबल है या ना आए, दोनों ही केस में मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे अगले 3 से 6 महीने में ये शेयर्स थोड़े कूल ऑफ होंगे, करेक्ट होंगे, नीचे आएंगे तरह से। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 300 350 सीटें आ जाती हैं एनडीए की, तो एक नीजर रिएक्शन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई शेयर बहुत तेज भागेंगे। बट मैं पर्सनली ये चीजें देख के शेयर नहीं खरीदता। अगर आप इन कंपनियों का प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा देखें और उसके बाद जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप वो देखें, तो आपको खुद लगेगा कि कभी ना कभी आने वाले टाइम में ये शेयर नीचे आने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। हमने पहले भी देखा था जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो बहुत तेजी से गिरे थे, करीब 4000 से 1500 तक आ गए थे। ऐसा फिर से होना मुमकिन है इन स्टॉक्स में, बिकॉज फंडामेंटली इनमें कुछ बहुत ऐसा गजब नहीं है जिसको मैं देख के कहूँ कि हाँ ये कंपनी आपके लिए बहुत मुनाफा बनाएगी। वंस दे प्रूव देमसेल्व्स, प्राइसेस नीचे आए, अदानी पोर्ट्स खासकर अच्छा शेयर है, खरीदना चाहिए, एसीसी अच्छा शेयर है, खरीदना चाहिए। अगर नीचे आए इन लेवल्स पे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। और सिर्फ अदानी नहीं, किसी भी स्टॉक को मैं ये कह के कभी लेने की सलाह नहीं दूंगा कि इलेक्शन में फेवरेबल रिजल्ट आ जाएगा तो इसके लिए आप, वो ट्रेडर्स का काम है। मैं बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, करीब 8 से 10 साल के लिए, तो मैं इन स्टॉक्स को नहीं देखता। ठीक है, अडानी के स्टॉक्स पर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के साथ साथ जो इंफ्रा से जुड़े जो शेयर होते हैं वहाँ पर भी रौनक है। आप सांघवी मूवर को देखिए, वहाँ पर आपको ठीक ठाक तेज़ी दिखेगी। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आप देखिए जे कुमार इंफ्रा के शेयर में तेज़ी है, केएनआर कंस्ट्रक्शन का शेयर चल रहा है। ये सारे के सारे जो इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, वहाँ पर तेज़ी हमें दिख रही है। और मे भी संजोग भी हो सकता है, लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार फिर से आएगी, इंफ्रा के प्रोग्राम को अपने आगे बढ़ाएगी, तो उसके चलते भी यहाँ पर तेज़ी हो सकती है। लेकिन समय हो गया है मार्केट एट 3 का। अशेषा है तैयार। अशेषा बताइए, कहां पर बाजार में एक्शन हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले वारी टेक पर नजर डालते हैं। स्टॉक में करीब 3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 65 करोड़ के नए ऑर्डर्स ईपीसी सेगमेंट में मिले हैं और सोलार प्रोजेक्ट के लिए ये नए ऑर्डर्स है। तो नए ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक में करीब 3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी है। इसके अलावा ऑटो सेगमेंट से मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो कंपनी ने डीसीबी बैंक के साथ डीलर फाइनेंसिंग के लिए टाई अप किया है।
कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने फंड रेजिंग प्लान्स बताए हैं। कंपनी ने कहा कि डेट के जरिए कंपनी पैसे जुटाना चाहती है। 8,500 करोड़ कंपनी जुटाएगी FY25 में। तो कुछ फंड रेजिंग प्लान्स आए हैं जिसके चलते कैनरा बैंक में भी एक्शन है। इसके अलावा PTC इंडस्ट्रीज पर नज़र डालते हैं। स्टॉक पे करीब 17% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी है। एंटीक ने रिपोर्ट निकाली थी, इनिशिएटिंग कवरेज है, खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 13,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 60% का अपसाइड इस स्टॉक में उनको दिखाई देता है। उनका मानना है कि रेवेन्यू पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 11 टाइम्स कंपनी के रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 26 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है एंटीक इंडस्ट्रीज से PTC इंडस्ट्रीज पर, जिसके चलते स्टॉक में आज काफ़ी तेज़ी दिखी है। इसके अलावा डिशमैन कार्बोजन की बात करते हैं, यहाँ पर गिरावट दिखी है। स्टॉक में करीब 13% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में, नतीजे कुछ समय पहले आए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो नतीजे फिर भी अच्छे हैं, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर काफ़ी कमजोरी दिखी है टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्रंट पर। याद रखें कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस रिपोर्ट कर रही है और इस क्वार्टर में भी लॉस रिपोर्ट किया है। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं, जिसके चलते डिशमैन कार्बोजन पर करीब 13% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। ठीक है, तो ये तमाम जो स्टॉक्स हैं ये खबरों के दम पर या फिर नतीजों के दम पर आज हम इसमें रिएक्शन देख रहे हैं। डिशमैन कार्बोजन 14-15% टूट गया है। घाटा जो है वो बरकरार है। 70 करोड़ का घाटा, फिर से 70 करोड़ रुपए का घाटा, और ये चीज़ बाजार को पसंद नहीं आ रही है। शीशा, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें लेकर आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आएंगे। नतीजों से पहले एग्जिट पोल से तय हो। किसी तरह से इवेंट से पहले मार्केट अपने आप को हरने शाल में रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए निफ्टी आप देखेंगे 910 पॉइंट है, कोई मैटर नहीं करता। 22,500 का इंडेक्स है, 10 पॉइंट क्या मैटर करता है, 50 पॉइंट क्या मैटर करता है, मैं बोलता हूँ 100 पॉइंट भी क्या मैटर करता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए मार्केट के अंदर आज जो रिदम चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स का है। ये कोई सिग्नल नहीं देना चाहता है, आपको कन्फ्यूजन में रखेगा। आप यही समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस बाज़ार के अंदर हो क्या रहा है, और एक कन्फ्यूजन FIs के नंबर से और बड़ी है। इससे पहले तक काफ़ी हद तक क्लैरिटी थी मार्केट के अंदर कि चलो भी ठीक है, डिप आ भी रहा तो कोई बात नहीं, बेस बनाए, लेकिन FIs ने माल क्यों बेचा। दूसरा, आप अगर पुल बैक ला भी रहे हैं तो फिर पुल बैक स्ट्रॉन्ग हो क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक और चीज़, इंडिया विक्स जो सुबह 6% का गोता लगा गया था, क्लोज होते होते ये 2% वापस बढ़ गया है, और मेरे को लगता है क्लोजिंग होते होते 4 भी हो जाएगा, यानी कि 4% ऊपर आपको 25 के लेवल पे ले जाएगा। 25 तक का विक्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर। इसके ऊपर जो भी करेगा तो बाजार एक राउंड का फियर बढ़ाएगा और कुछ भी नहीं होगा, और इवेंट से क्लोज भी होगा। ठीक, एक और चीज़, मेरे को लीडरशिप की कोई कमी नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, मेरे को लीडर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो मेरे को एज सच कोई बड़ा फॉल, बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही। मेरे को लग रहा है मंडे इम्पैक्टलेस ना निकल जाए। राहुल सर, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे, आप मेरे को ज़रा बताइए कोई ऑप्शंस का ट्रेड लेके जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना ये गैप चाहिए जो मंडे को लेके जाना चाहते हो, कि एग्जिट पोल आएंगे सैटरडे शाम को, मार्केट तो बंद है, लेकिन फिर उनका ये लगेगा यार हमने यार एग्जिट पोल छोड़ दिया पूरा गैप। तो एक ना गैप वाली स्ट्रेटजी बताओ, क्योंकि होगा तो सही कुछ ना कुछ, गैप अप भी होगा, गैप डाउन भी होगा, भले छोटा होगा। तो ऐसा है कुछ, हालांकि है ये लॉटरी की टिकट जैसा, मैं भी समझता हूँ, लेकिन करें क्या सर फिर। तो गैप का अगर स्ट्रैटेजी प्ले करना है और स्पेसिफिकली ऑप्शंस में प्ले करना है, तो आपको दोनों साइड, क्योंकि गैप कौन से साइड में आने वाला है बहुत मुश्किल है कहना, तो दोनों साइड में प्ले करना पड़ेगा। तो एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे कि 22,400 का पुट बाय कर सकते हैं जुलाई एंड का, 21,800 पुट बेच सकते हैं 13 जून का, और 23,000 कॉल खरीद सकते हैं जून एंड का। तो 3 अलग अलग एक्सपायरीज होंगे। अपसाइड की तरफ बायस्ड है थोड़ा सा, बट डाउनसाइड भी अगर स्टॉक जाता है तो ज्यादा लॉस नहीं होगा ये करंट स्ट्रेटेजी। निफ्टी की बताना, स्ट्राइक बताना, किसको खरीदना है किसको बेचना है।
निफ्टी 22,400 जुलाई पीई बाई, अभी 22,500 के आसपास चल रहा है, तो 22,400 पीई बाई कीजिएगा। 21,800 13 जून का बेचना है, एंड कॉल साइड पे 23,000 कॉल जून का, जून एंड एक्सपायरी का, जो 420 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर साहब आप जरा जितने भी कॉल्स पुट आप सुन रहे होंगे एक बार आप जरा दिखा भी दीजिएगा स्क्रीन पर। खैर मैं इस बीच आपको बता देता हूँ बाजार फिर से थोड़ा सा तेज़ हो रहा है और निफ्टी ने 49,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी 49,000 के ऊपर है। अगर आज आप सुबह हमको गौर से सुन रहे होंगे तो हमने 49,000 की इंपॉर्टेंस आपको बताई थी। ये 48 और 49,000 के बीच में ना भावनाएं काम करेंगी, भाव नहीं करेंगे, भावनाएं काम करेंगी। भावनाएं ये कहेंगी कि बाजार ऐसे तेज़ होगा। और देखिए अब आपको रियल टर्म में लास्ट के 15 मिनट में ना आपको मार्केट अपना असर दिखाना शुरू कर रहा है। बाजार इंडेक्स का भी दिखाइएगा, ऑलमोस्ट हम डेज हाई पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट हम डेज हाई आ गए वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी। ठीक, तो ये काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। पुट्स थोड़ी इरोड हुई हैं मैं बोलूँगा, हालांकि कॉल्स के अंदर एडिशन नहीं हो रहा, बट पुट थोड़ी कम हुई हैं। एक तो ये पॉइंट मेरे को दिख रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा मेरे को लीडरशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एक दो चीज़ें और पता करवा देते हैं। अंशुल जैन है हमारे पास, काफ़ी अच्छा मार्केट का डाटा रीड करते हैं। अंशुल जी एक बार बताइए ज़रा, ये वोडाफोन आइडिया आपके टारगेट्स क्या हैं इस पर? अभी 15 रुपये का चल रहा है। मैं इसको मानता हूँ ये इलेक्शन प्रूफ शेयर है। सेम गवर्नमेंट रिपीट करे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है और ये दोनों खेमे के हैं। देखिए डिम्पी जी, अगर केवल स्टैंड अलोन आइडिया की बात करें तो इसमें 29 मंथ्स का एक कप हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन चल रही है। तो वो इंडिपेंडेंटली अपना हैंडल की फॉर्मेशन बना रहा है और रिजल्ट चाहे जो भी आए स्लो एंड स्टडी ये ब्रेकआउट लेगा 16 रुपए 80 पैसे 17 रुपए के ऊपर, और उसके बाद इसमें 24 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। तो ये बड़ा टारगेट इन द मेकिंग है। धीरे धीरे ये अपनी नेकलाइन अप्रोच कर रहा है 16 80 17 की। ब्रेकआउट देगा तो 24 रुपए जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोएस्ट रिस्क एंट्री मिल रही है। अगर इलेक्शन का और इसका ज्यादा ओवरहैंग आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आराम से लॉन्ग करके छोड़ दीजिए। इमीडिएट स्टॉप लॉस 13 रुपए 35 पैसे का बनेगा, सेफेस्ट स्टॉप लॉस 11 रुपए 90 पैसे का बनेगा और 24 रुपए का टारगेट है। तो स्लो एंड स्टडी ये 24 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। स्लो एंड स्टडी 24 रुपये की बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको एक टैगिंग भी करके दिया था कि मेरे को नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया पे इलेक्शंस का कोई इम्पैक्ट आएगा। हाँ, इसकी गति को तेज कर सकता है और घटा सकता है, कंपनी की प्रोफाइलिंग को, कंपनी के काम करने के तरीकों को नहीं घटाएगा। गवर्नमेंट खुद इसमें स्टेक होल्डर है, आप अच्छे से समझते हैं सारी चीज़ें। ठीक जी, तो अब देखिए धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाता हूँ। 80 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है निफ्टी के अंदर। थोड़ी देर पहले निफ्टी लाल निशान में था और इसी कार्यक्रम में लाल हरा निशान और अभी 80 पॉइंट की तेज़ी आपको दिखी है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर आ गया और 49,000 के ऊपर। दिखाइए एक बार ज़रा बैंक निफ्टी भी आप। दिन के ऊपरी स्तरों पर आके इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये ना मार्केट आपको ना शांति से बैठने देगा, और क्यों नहीं बैठने दे भाई, ये 5 साल के बाद आने वाला इवेंट है, तो क्यों ऐसे बाजार ऐसे रेट नहीं करेंगे। मेरे लिए तो नॉर्मल सा है और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरे लिए तो बहुत कम हो रहा है ये। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन हो ही नहीं रहा। और मेरा इसलिए भी मानना है कि शायद मंडे को भी कुछ नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा जो होगा। तो आपके पास अभी एक दिन का और बफर है, आप कैलकुलेशंस जो बिठाना चाहें अपनी बिठा लो, जैसे भी बिठाना है। ठीक, एक दो शेयर और पता करते हैं। आज रजत जी हैं तो ज़रा पर्टिकुलर स्टॉक्स पता करते हैं। रजत सर एक बार बताइए, अगर आपको फ़ंड दे दिया जाए और आप एज एन इन्वेस्टर बन जाए मार्केट के अंदर, तो आप यूपीएल को कितना पोर्टफोलियो में डालोगे? यूपीएल, और मेरा कोई छोटा मोटा व्यू नहीं है। अभी आप बोलते हो ना मेरे को स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर से लेना देना नहीं है, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए यूपीएल आपसे पूछ रहा हूँ। ये ट्रेडर का शेयर ही नहीं है, ये इन्वेस्टिंग का ही शेयर है। हाँ, बट यूपीएल को मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है तो मैं इस पे बात करूँ ये ठीक नहीं रहेगा। बट अगर आप मेरे को बहुत बड़ा फंड दे दें तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, और उसके बाद आई थिंक इस टाइम अगर मेरे को पैसा लगाना हो बड़े फंड का तो सेगमेंट वाइज मैं 2-3 सेगमेंट्स हैं, तो 2-3 सेक्टर्स हैं मार्केट के जिनमें काफी बुलिश हूँ। पहला उनमें से है फार्मा। आई थिंक फार्मा अभी भी बहुत रन अप कर सकता है जहाँ पे है। दूसरा सेक्टर है आईटी। मैं जानता हूँ काफी कॉन्ट्रा बेट है मेरा आईटी पे, बट आईटी को अगर आप कंपेयर करें
एक धारणा सी बन गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाहर की कंपनियों में है, नैस्डैक लिस्टेड आईटी शेयर जो है वो इंडियन पीयर्स उनसे कैचअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आईटी शेयर्स में काफी दबाव आया है पिछले कुछ टाइम में। और तीसरा सेक्टर मेरा जो फेवरेट रहेगा वो होगा एफएमसीजी। तो इन तीन सेगमेंट्स में से, इन तीन सेक्टर्स में से ही मेरे मोस्ट ऑफ द स्टॉक पिक्स आएंगे। बैंकिंग मुझे लगता है काफी चल सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन उसके लिए मैं पहले करेक्शन का वेट करूंगा और उसके बाद मैं ऐड करूंगा। बट ये तीन सेगमेंट जो है, तो अगर कोई अच्छा फंड मैनेज कर रहा है या अपना कोर पोर्टफोलियो भी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इन्हीं सेगमेंट्स में से जो फ्रंटलाइन शेयर्स हैं उनमें अगर आप दो शेयर भी खरीद लें तो आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आईटी में आपको कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन्फोसिस, टीसीएस, ये बड़े शेयर्स खरीद लीजिए। एफएमसीजी में आई थिंक आईटीसी, एंड एक और शेयर जो बिल्कुल नहीं चला पिछले 5-7 साल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत ही सस्ते लेवल्स पे है। अगर कोई कोर पोर्टफोलियो बना रहा है आने वाले टाइम, आई थिंक वो कभी ना कभी कैचअप करेगा। और तीसरा फार्मास्यूटिकल्स में जैसा मैंने बोला आपको, लुपिन और आज जो मैंने स्टॉक रेकमेंड किया लॉरस लैब्स और इवन मैनकाइंड फार्मा, मेरा यही 5-7 स्टॉक्स लेके अगर आप कोर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मेरा अपना भी पैसा जो मेरे क्लाइंट्स का है वो इन्हीं तीन सेक्टर्स में और इन्हीं कुछ शेयर्स में ज्यादा लगेगा। ठीक है, मैनकाइंड फार्मा को खरीदने की सलाह दे रहे हैं रजत जी। और मैनकाइंड फार्मा तो MSCI ग्लोबल इंडेक्स में भी इसकी एंट्री हुई है। करीब करीब जो संभावित निवेश है 13.5 करोड़ डॉलर के आसपास का है। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं अब रिएक्शन देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो भी निवेश आना है MSCI के बदलावों के बाद, चेंजेस के बाद, वो आखिरी के आधे घंटे में ही आना था, 3 बजे के बाद ही आना था वो। तो सुंदरम फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, सोलार इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, बॉश, थर्मैक्स, फिनिक्स मिल्स, जिंदल स्टेनलेस, PB फिनटेक, JSW एनर्जी, इंडस टावर, केनरा बैंक और NHPC, ये तमाम शेयर, इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड करने के मौके कहाँ पर हैं, और अपने दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे। शुरुआत करेंगे अमोल जी आपसे, बताइए कहाँ पर क्या ट्रेड करें, क्योंकि इवेंट को भी ध्यान में रखना है, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे कल शाम होते होते, तो 3 जून के लिए क्या रणनीति बना के चलें, BTST या फिर STBT, और कौन सा स्टॉक होगा आपके पास सर? अमोल जी। अमोल तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। चलिए जानते हैं राहुल जी से। राहुल जी बताइए, आप क्या BTST या फिर STBT करेंगे? तो पब्लिक सेक्टर का एक स्टॉक मैंने शो की शुरुआत में दिया था, कोल इंडिया, जो एक दूसरे पैनलिस्ट भी मेरे कोलीग ने सजेस्ट किया था, वो BTST के लिए भी सही लग रहा है। 492 के आसपास है प्राइस, 488 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 500 का टारगेट रखिएगा कोल इंडिया लॉन्ग साइड पे। कोल इंडिया में 500 रुपए के टारगेट के साथ ट्रेड करने की सलाह है। अंशुल जी, आपका शेयर कौन सा होगा? देखिए अक्षय जी, BHEL में 3 दिन की टाइट रेंज और कंसोलिडेशन था। कल तो इनसाइड बार था, उसके लो के नीचे फेल लो बना के ऊपर आया है, डे हाई पे चल रहा है। इसको BTST करना चाहिए 300 रुपए पे। 297 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा 3 दिन का हाई 306.9 के अराउंड है, तो 307 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा BTST के लिए। 307 रुपए का बड़ा छोटा सा टारगेट दिया आपने अंशुल जी। देखिए 3 दिन का हाई है और थोड़ा सा इवेंट है, ऐसे जो ब्रेकआउट आया है उसका जो बनता है वो 321 रुपए बनता है, लेकिन सिर्फ BTST के लिए 307 308 बनेगा। ठीक है, सिर्फ BTST के लिए 307 308, 299 रुपए 60 पैसे का ये भाव चल रहा है BHEL के शेयर में। अच्छा, एक शेयर जिस पर हम राय जानना चाहेंगे, यूनियन बैंक। धीरे धीरे करते करते शेयर फिर से 160 रुपए के ऊपर ये निकल गया है। यूनियन बैंक, इसको आप चेक कीजिए जरा अंशुल जी, क्या करना है इसमें यूनियन बैंक में? क्या BTST के मौके बन रहे हैं क्या इसमें? जी अभिषेक जी, बिल्कुल BTST करना चाहिए, BTST भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्विंग ट्रेड के लिए ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 162 163 निकलते ही से
इसमें लगभग 50 दिन का ब्रेकआउट बनेगा, टारगेट 205 210 रुपए के बनेंगे। तो BTST करते हैं तो 165 170 तक जा सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप 1 से 1.5 महीने का टाइम दीजिए, 205 210 तक के टारगेट इसमें मिलेंगे। 205 210 तक के टारगेट आप यूनियन बैंक में आपको मिल सकते हैं। रजत जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। देखिए, इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं। डिम्पी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था वोडाफोन के बारे में कि इलेक्शन प्रूफ शेयर है, ये है भी वो। आप जरा बताएंगे कि कुछ और ऐसे इलेक्शन प्रूफ शेयर जहां पर बिना टेंशन, सरकार जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। एक दो स्टॉक का नाम लेंगे सर फटाफट, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। सारे मेरे इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स हैं। मैंने अभी तक जितने स्टॉक्स मेंशन किए, आईटीसी, लॉरस, ल्यूपिन, मैनकाइंड फार्मा, ये सारे, टाटा मोटर्स, ये सारे ही स्टॉक्स इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स हैं। एक और स्टॉक है जो हमने अभी कवरेज इनिशिएट किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ये कंपनी अभी 5.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। कीप इन माइंड के शिपिंग काफी सिक्लिकल बिजनेस होता है। इस कंपनी का भी डिविडेंड यील्ड 3.65 शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, GE शिपिंग, ये 3.5 के मल्टीपल के आसपास, शायद आपका ग्राफिक में गलत आ गया, GE शिपिंग मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। ये कंपनी 3.5 के मल्टीपल 3.6% का डिविडेंड पे ट्रेड कर रही है, और अभी करंटली 44 शिप्स हैं इनके पास, और कंटेनर प्राइसेस क्रूड के लिए ऑल टाइम हाई के आसपास है, $55,000 के करीब पे चार्ज कर रहे हैं। और अभी बिजनेस एनवायरनमेंट जब तक स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और आई थिंक अगर बिजनेस एनवायरनमेंट वीक भी होता है तो कंपनी के पास काफी कैश फ्लो है नए एसेट्स को अक्वायर करने का। एंड आई थिंक अगर बिजनेस एनवायरनमेंट खराब होता है तो ये नए एसेट्स अक्वायर करेंगे। लेकिन जिस तरह मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आई थिंक पनामा कैनाल, सुएज कैनाल बंद रहा तो इनको इन चीजों का काफी एडवांटेज हो रहा है। दिस विल बी, ये कंपनी है जो इंडिया की इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के साथ साथ इसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक स्टॉक है जिस पे नजर रखनी चाहिए, और धीरे धीरे इसको ऐड करना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। तो आज मार्केट्स में हम ज़्यादा शेयर्स तो अब नहीं पूछेंगे, ना ही बताएंगे आपके सामने, और मैं बोलूँगा कि आज कुल मिला के जो भी प्रॉफिट्स, जो भी लॉसेस आज आपने बनाए हैं, आप उसी के साथ फ्री हो जाइएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर आपको रेंज में काम करेगा भी थोड़ा, यानी कि रेंज इन द सेंस मैंने अपने वॉल्यूम की रेंज है, मार्केट तो रेंज नहीं रखेगा, आपको थोड़ा वॉल्यूम के साथ ध्यान रखना है। एक और चीज़ मार्केट के अंदर लेसन ये है कि मंडे को जो हो रहा है आप उसको ट्यूसडे की फिगर मत मानिएगा। हो सकता है मंडे को अलग काम हो सकता है ट्यूसडे को अलग काम हो। मेरी अपनी निजी कैलकुलेशंस ये कहती है कि मंडे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाजार को। छोटा मोटा गैप आ भी गया, मान लो चलो गैप आ भी गया तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट से बड़ा गैप नहीं होगा निफ्टी का। चलो इससे बड़ा भी आ गया तब भी निफ्टी आपको उसी रेंज में रखेगा जिस रेंज में आप 4 दिन पहले थे, यानी कि 23,000 रुपये। तो नया लेवल तो कुछ बनेगा नहीं, ऑल टाइम हाई बनेगा नहीं। मैं तब बता रहा हूँ जब आप करीब 500 पॉइंट ऊपर खोल दोगे, उसके बावजूद भी तब भी आप नए हाई को टेस्ट नहीं करोगे। तो नया हाई पे ही मार्केट अब पैनिक क्रिएट करेगा बियर्स वालों के लिए। टिल्स बियर्स की भी कमांड है मार्केट में, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बुल्स की कमांड है। तो बियर्स और बुल्स कांटे के टक्कर पे है, और देखते हैं क्या होता है। इसलिए मेरा मानना है कि मंगलवार सोमवार का रिएक्शन थोड़ा कम होगा, और ट्यूसडे को जब फाइनल नंबर्स आ रहे होंगे ना तब रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। और इस बार का नंबर्स प्री ना होके पोस्ट पे ज़्यादा रिएक्शन देगा। बाजार प्री नंबर्स पे कुछ नहीं कर रहा, अगर करना होता तो कर आके अब तक फ्री हो गया होता। और हो सकता है एफआईजी पोस्ट इलेक्शंस के नंबर्स आने के बाद ही एक बड़े लेवल पे आए, वो भी 3 और 4 तारीख को कुछ काम ही ना करें। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और दूसरा, मैं रजत सर की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको इन्वेस्टमेंट्स के कॉल ढूंढने चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की कॉल ढूंढनी चाहिए, वही मौका है। आप इन्वेस्टमेंट्स की कॉल ढूंढ के रखिए अपने पास से। लॉरस लैब उन्होंने बताया, वोडाफोन आइडिया हमने उनसे समझ लिया, ठीक। आप इस तरह के शेयर्स पकड़ो। दूसरा पॉइंट, ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना बॉस। मैं बताते रहूँ, आपको ऐसा लगता होगा 400 500 की कॉल क्या होंगी, कितना टूट जाएंगी, सर ये 0 हो जाएंगी। 1000 रुपये की कॉल पुट 0 भी हो सकती है ऑप्शंस के अंदर। और होगा क्या, बाजार वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, आपके पैसे चले जाएंगे। क्योंकि एल्गो बेस्ड काम होगा, बहुत स्पीड से काम होता है। आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, एल्गो के तो नियम तक नहीं है।
थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। आज का सेशन होने को है कंप्लीट, 16 सेकंड बाद बाजार हो जाएगा बंद। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हम बंद नहीं हो रहे हैं, लेवल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ख़राब बंद नहीं हो रहे हैं। दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, पहला 22,500 बचा हुआ है। खैर में इन लेवल्स की ज़्यादा महत्वता इसलिए नहीं है क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में ये लेवल्स भी ध्वस्त हो जाते हैं। दूसरा, हमने करीब 49,000 के आसपास क्लोजिंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी की भी, वैसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें इन दोनों नंबर्स के अंदर वहीं कहीं भी मेरे को एक्साइटमेंट या कहीं पे मेरे को डिप्रेशन या एग्रेशन दोनों नहीं दिख रहा। दूसरा, सेलेक्टिव हो जाइएगा थोड़ा सा, ठीक, ये पॉइंट रखना है। 2-4 दिनों के लिए बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे से हैंडल नहीं हो रही इतनी वॉलिडिटी, लीव द मार्केट, लीव द स्टॉक्स, आप आराम से बैठ जाओ और कुछ भी नहीं होगा। देखना आपके रेट झक मार के आपके पास वापस आ जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हो गए जैसे कि बजाज, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, जैसे कि अडानी ग्रुप, जैसे कि अंबानी ग्रुप, थोड़े बड़े ग्रुप की जहाँ जहाँ भी शेयर्स की वेटेज है वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव रहना, ज़्यादा होल्डिंग एक पर्टिकुलर ग्रुप की नहीं बनाना, ठीक है। अगर बांटना हो तो बांट के रखना, ऐसा नहीं हो कि आपने बोले जी अडानी ग्रुप के मैं सारे शेयर्स लेके रख लेता हूँ, पता लगे अडानी ग्रुप के ही शेयर्स नहीं चले और पूरा बाजार चलता रह गया, तो फिर आप ठगे से महसूस रहोगे। इसलिए थोड़ा बांट देना, पर्टिकुलर ग्रुप की वेटेज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सिलेक्टिव रहिएगा बस, और कॉशियस रहिए, कम रखिए अपने आप को, बस यही पॉइंट है मेरा कहना। और तो आगे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा जैसे आज थे। सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अंशुल थैंक यू वेरी मच, राहुल जी थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलती है आपसे। अंशुल सर आपका भी डाटा काफ़ी कमाल का रहता है, काफ़ी फाइन ट्यून करके देते हैं आप। और रजत भाई से तो हमारी आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। रजत जी थोड़ा आप समय हमारे लिए निकालिए कीजिएगा। आपने जो आज 2-3 शेयर्स बताए ना, ट्रस्ट मी इस समय पे ना चेक एंड बैलेंसर्स की भी ज़रूरत होती है। आप हमेशा से आगे आके फ्रंट फुट पे आके चौका छक्का मारेंगे ना तो आपकी विकेट जा सकती है, एक बार बैक फुट पे भी खड़े होकर चौके मारे जा सकते हैं। और आपने आज वही काम किया है, ये बताया है कि बैक फुट नाम की भी चीज़ होती है, आप बैक फुट पे भी जाके चौका और छक्का मार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आप सभी मेहमानों का जिन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला। तो एक्चुअली में ठीक इलेक्शन से पहले आज का इवेंट अपने आप में क्लोज हो गया है। अब हाँ अगले 2 दिन यानी कि सोमवार और मंगलवार जब हम काम करेंगे उसी नंबर्स के साथ, उसी इलेक्शंस के फिगर्स के साथ काम करेंगे, ठीक। तो 3 मार्केट में 400 के बाद चल रही है, 350 तक मार्केट की ज़्यादातर रिपोर्ट और अलग अलग जो सट्टा बाज़ार है वहाँ के नंबर्स मेरे पास हैं। तो ज़्यादातर ने 350 प्लस किया हुआ, इक्का दुक्का ने को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, 2 ने 400 प्लस भी दिया है। प्रोटोकॉल की वजह से वो चीज़ें हम आपको सीधा सीधा तो नहीं बता सकते, लेकिन मैंने रफ मोटा मोटी आपको बता दिया कि इस समय के नंबर सट्टा बाजार से क्या क्या चल रहा है और देश भर के ज़्यादातर बड़े सट्टा मार्केट्स के रेट मेरे पास हुए, ठीक। अब देखते हैं कल क्या होगा। अच्छा एक और चीज़, हमारा एक खास कवरेज है इसी एग्जिट पोल्स को लेकर, वो 6 बजे से शुरू हो जाएगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये सटीक है, पूरा बड़ा पैनल है, मैं भी होऊंगा और अभिषेक जी भी होंगे आपके साथ में। तो ये 3 घंटे का लंबा कवरेज है, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको सीधा सीधा ऐसा लगता है कि हमको बिना बाजार के देखना है तो आप हमारे सिस्टर चैनल्स को भी देख सकते हैं, टाइम्स को भी देख सकते हैं, आप चाहें तो नव भारत को भी देख सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं थोड़ा मार्केट वाला एंगल भी चाहिए, थोड़ा बिजनेस वाला एंगल भी चाहिए, तो फिर आपको ईटी नाउ इंग्लिश भी है, ईटी नाउ स्वदेश में भी आप जा सकते हैं। हमने भी अपने लिए कवरेज की पूरी तैयारी की है, पूरा बड़ा पैनल है, तो इसलिए आप चाहें तो 6 से 9 हमारे साथ जुड़ के इस कवरेज का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, आज हमें भी रेस्ट करना है, आपको भी करना है। कल हम फिर लौटेंगे शाम को सैटरडे को। और इस बार बता देते हैं, पता नहीं ऐसा ना जाने क्या हो गया, सैटरडे अपने आप में हैपनिंग हो रहा है, कभी बाजार में कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो सब सैटरडे को ही हो रहा है, ऐसी प्रथा नहीं हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम को।